यार ये मेटावर्स क्या है? स्कैम है क्या? एनएफटी क्या होता है? एनएफटी से आप लोग कैसे मिलियनर बन सकते हो? कैसे इंडिया में अब बनेंगे नेक्स्ट बिल गेट्स एंड मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग? ये वेब 3 क्या चीज है? आप लोगों को अगर आसानी से सिंपल शब्दों में समझना है तो ये मास्टर क्लास आप लोगों के लिए। बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट नीड टू वॉच एनी अदर वीडियो ऑन मेटावर्स, ऑन एनएफटी, ऑन क्रिप्टोस। इस मास्टर क्लास में हमारे साथ हैं अंशुल अरस्तगी। जी हाँ, आईआईटी दिल्ली के पास आउट है और उसके बाद उन्होंने आईएम अहमदाबाद से पढ़ाई करी एंड नाउ ही इज हेडिंग टोटलिटी कॉर्प विद एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड ऑफ मेटावर्स एंड एनएफटी। आपके वो सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा और अपना प्यार बनाए रखें और लाइक जरूर कीजिए। तो गाइस, हमारे साथ है अंशुल जी। अंशुल जी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टोस, उसके बाद या ना एक बहुत सारे जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आते हैं वो सारे हम इधर एड्रेस करेंगे। सो अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, नमस्ते। थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। वेरी एक्साइटेड कि हम ये बातें करेंगे मेटावर्स और वेब 3 के बारे में। अमेजिंग। तो बिफोर वी मूव फर्दर, पहला सवाल तो अब यहीं पे यही उठ जाता है कि यार ये मेटावर्स एग्जैक्टली है क्या? मतलब प्लीज़ आप इसको इस तरह से समझाइए कि जैसे मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का बच्चा हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। वैसे दिल से तो अभी भी वैसे ही हम दोनों आई बिलीव। सो अगर हम उस स्टेज पे हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये मेटावर्स क्या चीज़ है, और प्लीज़ एक और एजम्पशन आप लगा लीजिए यहाँ पर, मेरे ऑडियंस के लिए भी वो हेल्प होगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद टेक्नोलॉजी की फील्ड से नहीं हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति आपसे आके पूछता है कि यार अंशुल जी आप बताइए मेटावर्स क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे इसे? बिल्कुल। तो देखिए, मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने समझा है कि वाई डू आई, मैं इसमें विश्वास क्यों रखता हूँ और मुझे क्यों लगता है कि ये फ्यूचर बनेगा। तो इसका बेसिक यही है कि हम एज ह्यूमंस, हम लोगों को एक दूसरे से बात करना, सोशलाइज करना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना ये एक हमारी जरूरत है। ठीक है, ये एक खाली एक शौक नहीं है। जब से हमारी अपनी स्पीशीज आई है और इसकी एक हिस्ट्री रही है, हम लोगों का सर्वाइवल, और क्योंकि हम बच किस लिए गए अदर स्पीशीज के कंपैरिजन में, क्योंकि हम एज अ सोसाइटी और कलेक्टिवली काम करते थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी वजह से कि कम्युनिकेशन, एक सोसाइटी का पार्ट होना, एक कम्युनिटी का पार्ट होना हमारे लिए हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, इंटरनेट ने क्या बदला? इंटरनेट ने यह बदला कि भाई पहले हम एक दूसरे से कैसे बात करते थे, फिजिकली पास होते थे तो ही कर पाते थे। फिर हम लोगों ने चिट्ठियां लिखनी शुरू करी, फिर टेलीफोन आया, ये भी एक अपने में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी। मोबाइल फोन्स आ गए और आसान हो गया बात करना, ऑन द मूव हम बात कर सकते थे। फिर आया इंटरनेट। इंटरनेट ने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया। राइट, आप बात करते हुए बहुत सस्ता कर दिया इंटरनेट पे बात करना, ईमेल्स, डेटा एक्सचेंज करना। फिर वो था हमारा वेब 1 का एरा, जिसको हम वेब 1 कहते हैं, है ना? ओके। जिसमें आप AOL वगैरह, कोई अपनी वेबसाइट पे कुछ लिखता था, हम उसको पढ़ते थे, याहू न्यूज वगैरह पढ़ते थे, लेकिन आप बस पढ़ सकते थे उसको, कुछ और कर नहीं सकते थे। तो ये अर्ली 90s का हो जाएगा, राइट अंशुल? वेब 1 ये अर्ली 90s से अर्ली 2000 तक का एरा रहा। ठीक है ना? फिर आए हम अर्ली 2000s में, हमारे पास आने लग गई, 2008 से तो ऐप स्टोर आ गया, लेकिन हमारे पास आने लग गए फेसबुक जैसे आइडियाज। अब फेसबुक ने क्या चेंज किया? मैंने कुछ अपने बारे में लिखा, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, आप तभी उसको पढ़ सकते थे और आप तभी उस पर कॉमेंट भी कर सकते थे कि अरे आपकी लाइफ में ये चल रहा है, अच्छा आज आप अभिषेक के पॉडकास्ट में आने वाले, अरे बड़ा मजा आने वाला है आपको, है ना? मैंने वो आपका कॉमेंट पढ़ा, मैंने भी उस पर एकदम रिप्लाई कर दिया। तो अब क्या हुआ कि रादर देन मैं खाली एक बार पढ़ सकता था जो आपने बोला, अब मैं आपको रिप्लाई भी कर सकता हूँ, आप भी एक इंस्टेंटेनियसली पढ़ के रिप्लाई कर सकते हो। तो जैसे हम मोबाइल पे बात कर सकते थे, अब हम फटाफट करने लग गए। उसका फायदा और क्या हुआ? आप चाहे यूएस में बैठे हो, यूके में बैठे हो, मैं चाहे दिल्ली बॉम्बे में बैठा हूँ, चाहे मैं आपको जानता हूँ चाहे मैं आपको नहीं भी जानता हूँ, अगर वो टॉपिक मेरी इंटरेस्ट का है तो मैं उसमें पार्ट ले सकता था। तो अब क्या हुआ कि मोबाइल फोन तो आप उन्हीं को मिलाओगे ना जिनको जानते हो। अब मैं उन लोगों से भी बात कर सकता था जो उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड थे, कि अगर 2000 में किसी ने बोला कि यार गल्फ वॉर में क्या चल रहा है, उसके बारे में हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई। हो सकता है मैं आपको नहीं जानता हूँ, बट अब गल्फ वॉर के बारे में जान के, व्यू बना के मैं आपको जानने लग गया, तो मेरी कम्युनिटी बढ़ने लग गई। तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड है।
एज अ ह्यूमन, है ना। लेकिन अभी तक क्या लिमिटेड था, फिर आ गई वीडियो एप्स, राइट, उसका एवोल्यूशन नेक्स्ट आया, वीडियो आ गया, टिकटॉक आ गया, इंस्टाग्राम रील्स अब आ गया है। तो अब आपने फोटोज, पहले इंस्टाग्राम ने फोटोज किया, फेसबुक जो था वो जमाना ज्यादा टेक्स्ट का था, फिर फोटोज आया इंस्टाग्राम से, फिर वीडियो आने लग गया। तो आपने उस कम्युनिकेशन को और इंटरेस्टिंग बना दिया। अब आप खाली बातें एक दूसरे से टेक्स्ट में नहीं, अब आप फोटो देके कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वीडियो कि मैं ऐसे डांस कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये जो बहुत लोग दिखाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, फादर मदर के साथ आपने क्या किया, और इंटरेस्टिंग एक लेवल बन गया, राइट। अब आप इसको इमेजिन करिए कि जो लोग बहुत सोचते हैं अरे मेटावर्स गेमिंग क्या क्या बदल जाएगा, राइट। अब आप सोचिए कि इस इंटरैक्शन को हमने एक और लेवल ऊपर बढ़ा दिया, राइट। अब गेमिंग का फायदा क्या है, आप मिलके चीजें बना सकते हो, आप एक दूसरे के साथ कंपीट कर सकते हो। अब इंटरैक्शन को एक और ही लेवल पे ले गए आप, राइट। अब मैं सिर्फ बातें नहीं कर सकता, मैं टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, उसके अंदर वॉइस, मैं ऑडियो चैट भी कर सकता हूँ, वीडियो चैट भी कर सकता हूँ, और साथ में गेम भी खेल सकता हूँ। तो जो अमाउंट, जो आप ये सोचो कि जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, राइट, मैं इसको अपने कॉलेज के जमाने में ले जाता हूँ। जब हम कॉलेज में सारे लोग एक दूसरे के साथ बातें करते थे, ऑफ कोर्स लंबे लंबे सेशन होते थे, बातें होती थी, हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते थे, बट हमारे कॉलेज के टाइम में पूल और बॉलिंग बहुत इंटरेस्टिंग होता था, राइट। अब हम पूल और बॉलिंग करने जाते थे, उसका ये मतलब नहीं था कि यार आज पूल ही खेलेंगे, मतलब तो यही था कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है, टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हमें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी। बट पूल खेलते हुए वो टाइम का पता नहीं चलता था, क्योंकि एक कॉमन एक्टिविटी हो गई साथ में, है ना। उसमें पूल खेलते हुए क्या बातें नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही हैं, बातें हो रही हैं, जोक्स हो रही हैं, हम एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे हैं, पूल भी खेल रहे हैं लेकिन साथ में। इसीलिए गेमिंग जो है ये एक एडिशनल लेयर ऐड कर रहा है आपका इंटरैक्शन करने का। तो मेटावर्स को आप सिर्फ यही समझिए कि जो इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्रॉम फोन टेक्नोलॉजी आई, मोबाइल फोन आया, उसके बाद हमने टेक्स्ट किया, फोटोग्राफ्स की, वीडियो किया, और अब हम उस इंटरैक्शन को ही ऑटोमेटिकली एक जगह ऊपर ले जा रहे हैं गेमिंग के थ्रू। तो गेमिंग में जो हम सारी चीजें इकट्ठे कर सकते हैं और सब कुछ मिला सकते हैं, मेटावर्स में यही होगा कि हम इंटरनेट पे डिजिटल दुनिया में ही जी रहे हैं, लेकिन अब हम मोर इंटरैक्शन और भी चीजें इकट्ठे करते जा रहे हैं। अच्छा, इट वुड बी मीन्स मोर रियल इफ आई एम गेटिंग इट राइट, कंपेयर टू हमारा जो इंटरनेट वाला अभी हम जब कर रहे हैं, जैसे फेसबुक पे जो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा रियलिस्टिक रहेगा विद द हेल्प ऑफ गेम, तो हम लोगों का वो ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? मैं रियल बोलने की जगह ये बोलूंगा कि ये ज़्यादा इंटेंस रहेगा। तो आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, वो इसलिए कि अब अगर आप और मैं अभिषेक अभी फोन पे सिर्फ ये इसके थ्रू बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, अगर हम साथ में मिलके कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इंटरैक्शन और बढ़ गया, है ना। साथ में मिलके घर बनाया, साथ में मिलके एनिमी को डिफीट किया, साथ में मिलके पजल सॉल्व किया, तो एक इंटेंसिटी ऑफ इंटरैक्शन आपका बढ़ गया उस वजह से। तो अंशुल, मुझसे मेरा दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये जो मैं मेटावर्स के बारे में ज़्यादा सुन रहा हूँ, वो लास्ट 1.5-2 ईयर्स स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो जो लॉकडाउन लगने शुरू हुए, जो कोविड का आया, उसके बाद से ज़्यादा बढ़ा है। व्हाट डू यू थिंक, ये ट्रिगर क्यों हो गया? मतलब ये कंसेप्ट अभी आया है या पहले था, या क्या है इसका सीन? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसके बारे में सबसे पहले लिखा गया था, एक बुक है स्नो क्रैश। तो जो भी इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं उनको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो मिड 90s में लिखी गई है बुक। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वर्चुअल रियलिटी के बारे में, मेटावर्स के बारे में इस ऑथर ने लिखा था इन द 90s, मतलब 90 के में लिखा गया था अबाउट कि ये ऐसा होगा, है ना। तो तब से मैं ये आपको बता सकता हूँ कि तब से ये बातें तो चल रही हैं कि यार ऐसा होगा। ब्लॉकचेन, बिटकॉइन भी आया था 2008 में, लिखा गया था पेपर। 2009 से थोड़ा बहुत लोगों को पता चल गया, लग गया, है ना। तो 12-13 साल हो चुके हैं ब्लॉकचेन को भी आए हुए। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे, अब अगर हम एवोल्यूशन देखें इंटरनेट की, 90s में इंटरनेट आया, 2000 ऑनवर्ड्स हम फेसबुक, गूगल आ गए, 2008 में मोबाइल एप्स आई, आज हम 2022 में बैठे हैं। 13-14 साल में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई जमाना था कि हम मोबाइल के बगैर जीते थे, लेकिन ऑब्वियसली था। व्हाट्सएप के बगैर दुनिया चलती थी, लेकिन आज नहीं लगता कि व्हाट्सएप के बगैर हम जी भी सकते हैं। तो जो हमारा चेंज हो रहा है ना, वो बहुत जल्दी हो रहा है, राइट। तो एक टेक्नोलॉजी से दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी तक जाते हुए वो टाइम पीरियड धीरे धीरे इसलिए होता जा रहा है कि एक तो हम अडैप्ट कर रहे हैं एंड हम जल्दी जल्दी मूव करते जा रहे हैं।
राइट। तो कंपनीज, हमारी जैसी कंपनीज भी आती हैं, वो कहते हैं यार जल्दी करो, ये देखो ये फायदा है, तो लोग भी समझते हैं अरे ये फायदा है, फटाफट अडेप्ट कर लो। तो कितनी जल्दी हम नॉर्मल अपना नोकिया टाइप फोन से, जो डायल फोन से स्मार्टफोन्स पे आ गए हैं। अब लगता ही नहीं है कि ऐसा कभी जमाना था जब मोबाइल फोन ही नहीं होता। राइट। तो मेटावर्स का ये जो एवोल्यूशन आया, ये अब देखिए हमने एज ए कंपनी इस पे काम करना शुरू किया था अगस्त 2020 से, जो अभी 1.5 साल ही हुए। लेकिन जब अगस्त 2020 में हम बोलते थे हम मेटावर्स बना रहे हैं, तो लोग कहते थे पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, क्या है ये मेटावर्स, कौन सा गेमिंग मेटावर्स है। बट एक बड़ा चेंज जो आया, वो जैसे जियो ने मोबाइल को डेटा को बढ़ाया, वैसे मैं कहूंगा फेसबुक ने मेटावर्स को पब्लिक डोमेन में बड़ा कर दिया। पिछले 10 साल से काफी लोग इसको बात कर रहे थे, लेकिन ये एक छोटे से एरिया में बातें थी। इसका एक अच्छा एग्जांपल है एप्पल एज अ ब्रांड। मैंने पहली बार एप्पल के साथ इंटरैक्ट किया था जब मैं यूएस गया था पढ़ने के लिए इन 2002। तब मुझे पता चला था एप्पल जैसा कंप्यूटर कुछ होता है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं था। जब आईपॉड आया तो एप्पल का ब्रांड हो गया ऐसा कि अब लोगों को लगता है यार ये तो आईपॉड, आईफोन, आई वॉच सब कुछ एप्पल ही है ना। लेकिन वो बड़े सालों तक एक लिमिटेड ब्रांड रहा, एक नीश मार्केट में रहा। ऐसे ही मेटावर्स और ब्लॉकचेन की बातें एक डेकेड से एक नीश मार्केट में बात हो रही थी, लेकिन अब वो पब्लिक में तेजी से फैल रहा है, एम्पलीफाई हो गया है। और इसका काफी श्रेय जाएगा फेसबुक को, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। वो इतनी बड़ी कंपनी है, सॉरी टू इंटरप्ट, बिकॉज मैं ये क्वेश्चन पूछने ही वाला हूँ कि ये फेसबुक को अचानक से क्या हो गया। मतलब आई हर्ड उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, उनने मेटा कर दिया, मतलब व्हाट एग्जैक्टली। एंड क्योंकि मेरा क्या मानना है कि अगर कोई इतना बड़ा बिलियनर, एंड ही इज़ अ विजनरी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज मार्क जुकरबर्ग जिस एज में हम लोग बैठ के गेम्स खेलते थे कंप्यूटर पे, ही वॉज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट एंड ही वॉज। सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों मार्क जुकरबर्ग अचानक से ही सो इंटरेस्टेड, एंड इनफैक्ट अभी उनको एसोसिएट किया जा रहा है मेटावर्स के साथ कि मार्क जुकरबर्ग इज इक्वल टू मेटावर्स। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन क्या हो रहा है वहाँ पे, सीन क्या है फेसबुक का? बिल्कुल। तो देखिए, अब इसके अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं ये तो हम थोड़ा सा आइडिया ही लगा सकते हैं। अब असल में उन्होंने क्यों किया, कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर इतना प्रेशर था प्राइवेसी, एंटी कंपटीशन को लेके, कि उनको एक चाहिए था चीज अटेंशन हटाने के लिए और कंपनी को एक नई डायरेक्शन में ले जाने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेटावर्स पे काम अभी करना शुरू किया। वो लोग भी इस पे 3-4 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने भी एक मोमेंट देखा कि अटेंशन ना इस एरिया में काफी आ रही है। क्रिप्टो में लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, ब्लॉकचेन में है, गेमिंग में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को खरीद लिया, राइट। और इतनी सारी डील्स हो रही हैं गेमिंग में, तो उनको लगा कि ये राइट टाइम है फेसबुक जैसी कंपनी में को अनाउंस करने के लिए कि हम फ्यूचर बनाएंगे। ऑब्वियसली जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने हमारी लाइफ बदल दी है। कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें नहीं है अच्छी। प्राइवेसी वगैरह का जो इश्यूज हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारी लाइफ बहुत अच्छे के लिए भी बदली गई है बाय फेसबुक प्रोडक्ट्स। तो वो जरूर चाहते होंगे कि दे आर अ इनोवेटिव कंपनी, वो इनोवेशन के फ्रंट पे रहे। अगर एक बड़ा चेंज आ रहा है, जो कि अगर किसी कंपनी को ये मौका मिलता कि वो बोलते कि हमने इंटरनेट बनाया है, तो उसकी लेगेसी एक अलग ही है, राइट। पैसा एक अपनी तरफ है। अगर मैं ये सोचूंगा कि भाई मार्क जकरबर्ग की तरह पैसा हो, लेकिन एक लेगेसी की बात अलग ही है। तो मेरे हिसाब से अगर फेसबुक ऑलरेडी इस लेगेसी का पार्ट बन चुका है, अब चाहे मेटावर्स और वेब3 के साथ कुछ भी हो, जो वो कहते हैं ना कि स्टार्ट तो फेसबुक ने ही की है पब्लिक डोमेन के लिए। उसका सच क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पब्लिक डोमेन में मेटावर्स एंड वेब3 को बड़ा बनाना, तो ये श्रेय फेसबुक को ही जाएगा। एंड आई थिंक ये लेगेसी ऑफ द कंपनी कोई भी फाउंडर चाहेगा, मैं भी डेफिनेटली चाहूंगा। तो बिकॉज एज अ फाउंडर आपने बात करी, और कुछ टाइम पहले आपने बोला किस तरह से आपने 2020 में आपकी फर्म भी इसी डायरेक्शन पे वर्क करनी शुरू करी थी। तो मैं बताता हूँ बेसिकली मुझे आपकी कंपनी के बारे में तब पता चला था, आई गेस लियो कैपिटल ने जब यहाँ पर निवेश करने का वो किया था, बिकॉज आई कीप ऑन गोइंग थ्रू सम वीसी सर्कल एंड ऑल दोज थिंग्स। अब मेरा एक मानना है कि ये जो बड़े बड़े निवेशक रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रहते हैं, ये हम जैसे रिटेल या नॉर्मल लोगों से पहले अपॉर्चुनिटीज़ को भाप लेते हैं, बिकॉज
दे आर सो बिग पीपल, दे हैव सच ह्यूज टीम्स टू एनालाइज, तो वो ऐसे ही कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो, तो वहाँ से मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी जगी थी आपकी कंपनी को लेके कि यार कुछ तो होगा, अदरवाइज व्हाई वुड सच काइंड ऑफ पीपल इन्वेस्ट इनटू यू। तो कैन यू जस्ट टेल मी कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, एंड मेरा उस पर एक एड ऑन क्वेश्चन होगा इफ यू कैन टेल कि आपकी कंपनी क्या करती है और आने वाले 10 ईयर्स में आप क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हो विच कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म दिस लैंडस्केप एटलीस्ट इन आवर कंट्री, इंडिया में। बिल्कुल। देखिए, मेरा जो एक व्यू है, मेरा जो एक विजन है कि मेटावर्स जो एक बनेगा वो एक ऐसी जगह है जहां आप डिजिटली रह रहे हो, राइट। उसका ये मतलब है, अगर आज हम में से कोई भी अपना देखे कि हम दिन में से हमारे जितने आवर्स हैं, जितने घंटे हैं हम जगते हैं, उनमें से कितने घंटे हम इंटरनेट के थ्रू और लोगों से या तो बात कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या पर्सनली कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो आता है कि मैं दिन में 13 से 14 घंटे किसी ना किसी वजह से इंटरनेट पे होता हूँ। वो पर्सनल भी है, वो प्रोफेशनल भी है ज्यादातर वगैरह, राइट। तो और मैं दिन में शायद 16 घंटे 17 घंटे जग रहा होता हूँ, तो मेजॉरिटी टाइम तो मैं इस पे कनेक्टेड ही होता हूँ। अब अगर हम धीरे धीरे देखें कि क्या हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो उन्होंने इसको कैसे बनाया, उन्होंने बोला यार आप एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के बारे में कम्युनिकेट करो, एक सोशल नेटवर्क बना लो। सोशल नेटवर्क बन गया। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक बहुत सारे बिजनेसेस के लिए भी यूज होता है, क्योंकि लोग वहां पे ऑलरेडी हैं, सोशल नेटवर्क है, वहां लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो बिजनेसेस भी वहीं पे आएंगे जहां लोग हैं। सिमिलरली हम जो बना रहे हैं, हम एक मेटावर्स बना रहे हैं जिसमें हमने बोला कि आप आओगे और आप अपनी तरफ से गेम्स बना सकोगे। जैसे माइनक्राफ्ट में आप आसानी से गेम बना सकते हो, हमारे ज़ायनवर्स प्लेटफॉर्म पे आप बहुत आसानी से गेम बना सकोगे। मैं उसको इतना आसान बनाना चाहता हूँ कि मेरी मदर भी आए और आराम से गेम बना सके और हम सब उसको खेल सकें। जैसे कि टिकटॉक ने आसान किया वीडियो बनाना, तो एक तो गेम बनाना होगा बहुत आसान। आप अपना वर्चुअल वर्ल्ड, जो अपना डिजिटल घर है, डिजिटल गार्डन है, आपके पेट्स हैं, कुत्ते बिल्लियां हैं जो डिजिटल हैं, आप सब बना सकोगे, उसको पर्सनलाइज कर सकोगे, औरों के लिए भी बना सकोगे, राइट। पहली तो हो गई ये चीज, ठीक है। इसको हम क्यों करना चाहते हैं? हमें लगता है कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम एक दूसरे के बारे में बात करके आपका सोशल नेटवर्क बना, अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि गेमिंग से ज्यादा इंटेंस सोशल नेटवर्क बनता है, ज्यादा इंटेंस कनेक्शन बनता है, इसीलिए गेमिंग का ये फायदा होगा कि उससे वो इंटेंस सोशल कनेक्शन बनेगा, और उस इंटेंस सोशल कनेक्शन बनने के बाद हम उसको एक प्लेस ऑफ कॉमर्स भी बनाएंगे। तो कल को आप जो Amazon पे शॉपिंग करते हैं, आप जो HSBC, ICICI बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप जो और लोगों से मिलते हैं, जैसे अभी हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सब इन्हीं जगहों से होंगी। तो ये मेरे हिसाब से कुछ कंपनीज होंगी जिस पे ज्यादातर लोग आ जाएंगे और उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। वही कंपनीज में नेटवर्क इफेक्ट आएगा कि ज्यादातर लोग आ गए हैं, जैसे सिटीज में होता है कि दिल्ली, बॉम्बे सिटीज बन गई हैं, वैसे ही ये डिजिटल नेशंस बनेंगे, राइट, जहां पे हम अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम चाहे अपना काम है, चाहे हमारा सोशल इंटरेक्शन है, चाहे हमारा डिजिटल कॉमर्स है, चाहे हमारा सोशल मीडिया है, OTT है, ये सब इन मेटावर्सेस के थ्रू ही होगा। और यही हमारा आइडिया है। पहले हम इसको गेम बनाएंगे, फिर हम चाहेंगे कि लोग इसमें आए और इंटरेस्टेड रहें और ये कम्युनिटी बढ़े, जो हमने ऑलरेडी दिसंबर से चालू कर दिया है। फिर इसके ऊपर फाइनेंस का ट्रांजैक्शंस, आपका इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकें, क्योंकि फाइनेंस के बगैर कॉमर्स और बिजनेस तो हो नहीं सकता। और लास्टली, जितना भी आपको बिजनेस और कॉमर्स करना है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो। तो ये हमारी एक विजन है। मुझे लगता है कि ज़ायनवर्स एक डिजिटल इकोसिस्टम, या अगर मैं बेसिकली किसी को भी समझाना चाहूँ, ये एक डिजिटल नेशन की तरह आप सोचिए, एक डिजिटल कंट्री बन रही है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो मैंने एक आपके वेबसाइट पे जब मैं गया था, आई वाज जस्ट बफरिंग थ्रू दैट, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वहाँ पर, लक्ष्मी NFT करके ना। बिफोर इवन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, मैं ये सोच रहा था कि आप एक डिजिटल नेशन, जैसे आपने बताया आपके एक बड़े प्लान हैं, तो कहीं ना कहीं आई वुड ऑल्सो एज्यूम इन द नियर फ्यूचर आप एक ग्लोबल प्रेजेंस भी चाहते होंगे। तो मैं ये सोच रहा था कि वाई डिडंट यू ऑप्ट फॉर लेट्स से ज़्यूस, जो हमारे ग्रीक माइथोलॉजी में भी काफ़ी सारे होते हैं, ज़्यूस हो गए, या फिर यू कैन से हरक्यूलिस, बिकॉज मेरे हिसाब से इससे शायद रीच और ज़्यादा होती एंड देन ग्लोबल वो होता। वाई डिड यू पिक जस्ट दिस?
तो अभिषेक, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हम ये इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और माइथोलॉजी पे क्यों गए, हमने ग्रीक माइथोलॉजी या वाइकिंग्स वगैरह क्यों नहीं पिक की। तो हमारा एक तो देखिए ये है कि ऑब्वियसली हम इंडिया से हैं, हम इंडिया के लिए भी बना रहे हैं और इंडिया से वर्ल्ड के लिए भी बना रहे हैं। और एक जो मेरा हमेशा एंगल है, मुझे हमेशा लगा है कि हमारा जो कल्चर और हिस्ट्री है वो इतनी डीप और इतनी रिच है, उसमें इतनी कहानियां हैं और इतना इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि मुझे लगता है कि ये शुड हैव बीन अ लॉट बिगर देन ग्रीक माइथोलॉजी एंड वाइकिंग्स माइथोलॉजी। नो डिसरिस्पेक्ट टू ग्रीक और वाइकिंग्स, बट मुझे लगता है कि हमारी इंडियन माइथोलॉजी में भी और कल्चर और हिस्ट्री में भी ना बहुत सारी डेप्थ और रिचनेस है कि उसको भी वर्ल्ड तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार देखिए, अगर हम देखते हैं मेटावर्स और वेब3 के बारे में, तो आज इंडिया के पास ना सब कुछ है। डेवलपर्स भी हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस भी है जो इंटरनेट पे है और बहुत ज्यादा टेक इनोवेशन की तरफ है। ये ऑडियंस अब पैसे भी खर्च कर रही है। तो हमें लगा कि अगर हम ये इंडियन कल्चर हिस्ट्री को टैकल करेंगे तो हमें इंडिया की ऑडियंस से रिलेट तो कर ही पाएंगे, एनआरआईज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनसे भी कर पाएंगे, और एट द एंड ऑफ इट जो हमारा कल्चर और हिस्ट्री है वो है तो वही कहानियां जो वर्ल्ड के सारे कल्चर और हिस्ट्रीज में है कि गुड वर्सेस इविल है, अच्छे लोग हमेशा जीतते हैं, लाइफ लेसन्स हैं उसके अंदर। एक एक स्टोरी है कि कैसे कोई इंसान सारे ऑब्स्टिकल्स को और चैलेंजेस को ओवरकम करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है और लाइफ में हमेशा परेशानी आती हैं। स्टोरीज तो वही है, राइट। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमारा आर्ट और कल्चर और एक क्लोथिंग है, जो वेपन्स हैं, जो हमारे स्टाइल ऑफ फाइटिंग है, जो हमारी एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है स्टोरीज के, उनको हमें पहुंचाना चाहिए। तो हमें दोनों ही चीजें लगी जिससे हम रिलेट कर सके। तो ये जब आइडिया मैंने अपनी टीम को बोला कि क्या हमें इंडियन कल्चर और हिस्ट्री पे बनाना चाहिए, तो माई टीम इज ऑल्सो वेरी यंग, एवरेज एज 23 साल ही है जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की है। तो वो सब इतने एक्साइटेड हुए, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा यार कितना अच्छा रहेगा कि हम इस एंगल से इंटरैक्ट कर सके, क्योंकि नंबर ऑफ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा कल्चर और हिस्ट्री है वो टीवी सीरियल्स तक ही लिमिटेड है आज तक। एब्सोल्युटली। और मैं बिल्कुल, जैसे आपने बोला ना ज़ूस और जैसे हमने वाइकिंग्स की बात की, मुझे यही लगता है कि द पोटेंशियल यही है कि कॉमिक बुक्स हों, फिगरीन्स हों, 3D मॉडल्स और फिगरीन्स हों, एनिमेशंस बने, एक्चुअल मूवीज बने, जैसे गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स बने हैं वाइकिंग्स पे, वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल है टू टेक आवर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री एंड पूरे वर्ल्ड पे हम इसको एक्सपैंड कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका टाइम अब आ गया है। वाओ, मतलब बेसिकली मैं जब भी ये CEO सीरीज में किसी से बात करता हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्फ्लुएंस थ्रू द वेस्टर्न कल्चर एंड वो वेस्टर्न चीज़ें ही लाना चाहते हैं। तो दैट्स अ न्यू एंगल कि जहाँ पर हम अपने देश की जो कल्चर है, एक हेरिटेज है, उसको माइथोलॉजी है, हम उसको प्रमोट। इनफैक्ट अंशुल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारी चीज़ें जब हम बात करते ग्रीक माइथोलॉजी या वहाँ की चीज़ें, वो सारी इंस्पायर्ड हुई हैं फ्रॉम आर कल्चर। आई डोंट नो वेदर, ऑल्दो दिस इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू नो योर व्यू। डू यू ऑल्सो एग्री ऑन दैट पार्ट? देखिए, अब सम पार्ट ऑफ द, अब मैं ये कहूंगा कि वन पार्ट आई डेफिनेटली एग्री विद इज कि जो हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है वो एक बहुत बायस्ड हिस्ट्री है, राइट, इन द सेंस कि अब फॉर नंबर ऑफ रीजंस इंडिया बहुत सारे लोगों के राज में रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड सम पार्ट ऑफ दैट लेगेसी जो थी कंटिन्यू रही। तो हमारे अंदर ये थोड़ी सी मेंटालिटी आई कि एक इंस्टीट्यूशन है वो ही बताएगी कि सच क्या है। तो जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है वो डेफिनेटली बायस्ड है, राइट। एंड उसका बायस एक नेगेटिव बायस ही है कि हमें सब कुछ सच नहीं बताया गया कि यार हम थे सोने की चिड़िया। अगर आप फाइनेंशियल हिस्ट्री भी पढ़ो तो इन द 700-800 वी वर 35% ऑफ द वर्ल्ड GDP। जो आज US है वो इंडिया होता था एक जमाने में, राइट। एंड उसके बाद क्योंकि हम, बहुत सारे रीजंस है, नंबर 1 ये कि हम एक कैप्चर होते गए और हमारी एज अ परसेंटेज ऑफ द इकोनॉमी वर्ल्ड का जो GDP है, हमारी पोजीशन थोड़ी गिरती गई। वो इतनी गिरती गई कि 35% से हम 1.5% आ गए थे। आज हमने वापस बढ़ना शुरू किया है और आज हम 2.5% है। तो आप एक चीज सोचिए कि हमारे में वो कैपेबिलिटी है और हमने ये प्रूव करके दिखाया था, बट ऑब्वियसली नंबर ऑफ रीजंस की वजह से वो गिरा। तो हमें नीचे रखने के लिए वो हिस्ट्री को भी बदला गया कि यार आपने क्या किया है, आप लोगों ने कोई इनोवेशन नहीं की वगैरह। आज अगर हम देखें हमारी कैपेबिलिटी, तो जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं
उसमें सीईओज इंडियंस ही हैं, तो कैपेबिलिटी तो है हमारे में। राइट। अब ऑब्वियसली हमें एज अ कंट्री एंड एज अ कम्युनिटी आके वो जो प्राउड होता है एक कम्युनिटी में, और एक ये होता है कि यार हम इंडियंस हैं, हमें ये बढ़ाना है, वो अगर हम एक ले आए एक जज्बे को और थोड़ा बढ़ा दें, तो आई थिंक देयर इज नो स्टॉपिंग अस। लाइक मुझे लगता है कि Web3 कैन एक्चुअली बी अ प्लेस जिसमें इंडिया इज गोइंग टू बी द लीडर। तब हम सिलिकॉन वैली की बात नहीं करेंगे, तब हम बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव की ही बात करेंगे कि यार ये स्टार्टअप्स वहां से आ रही है, बाकी कंट्रीज इसको कॉपी कर रही हैं जो अपना यहाँ हो रहा है। कूडोज टू योर थॉट प्रोसेस यार अंशुल। मेरे को ना मिल के तब बहुत मजा आता है जब, बिकॉज आई ऑलवेज गेट बोर्ड टू एन एक्सटेंट जब सब बोलते रहते कि उनके जैसे बनना, उनके, अरे उनके जैसे क्यों बनना है, हमारे इंडिया से हम इस तरह से लेके जाएं। एंड आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट योर कंपनी ज़ैनवर्स इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन। एंड गाइज जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो धनाधन इस वीडियो को लाइक कर दो। इफ़ यू वांट कि मैं अंशुल जी को वापस अपने चैनल पे लेके आओ तो कमेंट्स में ओपी अंशुल लिखना। एंड इस वीडियो को अपन 15,000 लाइक्स तो आराम से पहुंचा सकते हैं गाइज, बिकॉज अंशुल इज गोइंग टू स्टिल शेयर अ लॉट ऑफ नॉलेज। सो मेक श्योर कंजूसी ना करें, इंडियंस थोड़े होते हैं बट ना करें। सो अंशुल जी, लक्ष्मी NFT के बारे में तो मैंने बात करी, बट वहाँ पर एक और वर्ड आ गया NFT। अब मेरे इससे दो सवाल हैं ताकि आप फिर फ्लो में इसको आंसर दे सकें। पहली चीज़, एज अ लेमैन मुझे समझने है NFT क्या है, और दूसरी ना, मेरी कम्युनिटी में मेजर लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर के दिमाग में हमेशा एक चीज़ आता है, हम मुनाफा कैसे बनाएंगे भाई, मतलब आप हमें ये बताओ कि NFT तो ठीक है, पैसा कैसे बनेगा। तो इन दो क्वेश्चन के अगर आप आंसर थोड़ा दे सके तो इट वुड बी ग्रेट। बिल्कुल। तो NFT है जिसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। इसको मैं ऐसे समझता हूं कि ये अपनी एक टेक्नोलॉजी लेयर है, राइट। अब इसको आप मेरे को समझाने के लिए मेरे ख्याल से आसान चीज ये रहेगी कि मुझे ये लगता है कि NFTs कैसे बढ़ेंगी। अब जैसे अंशुल है रियल लाइफ में, अंशुल के ही अपने कपड़े हैं, अंशुल के ही पोजेशंस हैं, उसी का लैंड है, उसी की प्रॉपर्टीज है, उसी की FDs हैं, उसी की नौकरी है, उसी के फ्रेंड सर्कल का डेटा है। ऐसे ही आप इमेजिन करो कि मेटावर्स में NFT में एक डिजिटल अंशुल होगा। उसी डिजिटल अंशुल में जो उसका हेयर स्टाइल है, कपड़े हैं, स्पेक्स हैं, जो दिखेंगे कंप्यूटर पे और आपके ग्राफिक्स में, वो एक अलग अलग पोजेशंस और NFTs होंगी। उसके पास जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उस NFT का पार्ट होंगे। जो मेरे डेटा है वो भी एक NFT है। तो जो मैं जोमैटो जैसी एप्स पे फूड परचेज करता हूँ, अमेजोन पे अलग अलग चीजें खरीदता हूँ, वो जो डेटा है वो एक्चुअली मेरा एक NFT के अंदर ही स्टोर रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो यूनिक है, वो यूनिक है मेरे लिए, राइट। एंड वो मेरे पास पावर होगी कि मैं किसके साथ शेयर कर सकूं। तो जैसे आप अपने कपड़े किसी को बेच पाएंगे या अपने स्पेक्स किसी से बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे, वैसे ही आप डिसाइड कर पाएंगे मेटावर्स के अंदर। और ये एक उसकी ब्यूटी होगी कि आप डिसाइड करोगे कि यार ये डेटा मैं किसको शेयर करूं। आज आप अगर गूगल क्रोम वगैरह पे होते हो, आपके पास पावर नहीं है डिसाइड करने की, वो डेटा आपका गया। आप व्हाट्सएप पे हो, वो डेटा जा रहा है, वो शेयर हो रहा है, और वो कंपनीज ऑब्वियसली उसको एडवर्टाइजर्स को देके और डेटा को क्रंच करके वो फायदा ले रही हैं। लेकिन कल को मेरा क्या फ्रेंड सर्कल है, बिजनेसेस पूछेंगे आपसे कि अगर आप ये डेटा हमारे साथ शेयर करते हो तो हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, आप शेयर कर लो, राइट। जैसे ब्रेव ब्राउजर करता है, वो आपसे पूछता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो, अपना डेटा शेयर करोगे तो हम आपको BAT टोकन दे देंगे। तो NFT कुछ नहीं है, एक आपका जो पर्सनलाइज्ड, यूनिक, कस्टमाइज्ड जो चीजें हैं जो आपके लिए हैं, ये उसकी एक टेक्नोलॉजी लेयर है। जो मेटावर्स में मैं ये कहता हूं कि NFT गेटवे है, जो टेक्नोलॉजिकली आपको एनेबल करेगा मेटावर्स के साथ इंटरैक्ट करना। ये एक बेसिक है NFT का। ठीक है। जो NFT आपने सवाल पूछा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, देखिए अभी तक क्या हुआ है कि NFTs जो है, सबसे ज्यादा लोगों को आसान तरीका जो समझ में आया वो ये है कि यार आर्ट है, एक कलेक्टिबल आर्ट की तरह हमने बेच दिया। जैसे मोनालिसा पेंटिंग इतनी महंगी है तो वैसे आर्ट भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि कुछ जो NFTs ने अच्छा किया वो आर्ट की वजह से नहीं किया। आर्ट की वजह से इनिशियली लोग आए कि हाँ यार ये दिखने में अच्छा है। क्रिप्टो पंक्स, बोर्ड एप, ये 2 कलेक्शंस हैं जो NFTs में बड़ी पॉपुलर हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी वैल्यू इसलिए है कि वो आर्ट बड़ा अच्छा दिखता है। वैल्यू इसलिए है कि उसने एक आपको सिंबल दे दिया, स्टेटस सिंबल दे दिया। वो क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बढ़ गई। वो बढ़ने के बाद लोगों को लगा यार जिसके पास क्रिप्टो पंक है ना, वो बड़ा अक्लमंद था, वो Web3 का मास्टर है, राइट। अब आप ये सोचिए कि स्टेटस पाना, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मैंने कहा ये तो हमारी जरूरत है,
हम तो सोसाइटी में रहते हैं, सोशल स्टेटस तो सबकी जरूरत होती है, इसीलिए इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह इसीलिए बढ़े। अब आप सोचिए कि अगर मैं एक पैसा देके स्टेटस खरीद सका तो उसकी तो वैल्यू वैसी बढ़ जाएगी। आप कभी नहीं खरीद सकते थे स्टेटस पैसा देके, अब आप खरीद सकते हो। तो जो $1 मिलियन के ये बिक रहे हैं, अगर आपको लगता है कि Web3 बढ़ेगा और अगर आपको ये भी लगता है कि क्रिप्टो पंक्स की कम्युनिटी में ये स्टेटस सिंबल रहेगा, तो $1 मिलियन भी कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे Web3 बढ़ेगा, 1 मिलियन से 10 मिलियन भी हो सकता है कि जिसको स्टेटस खरीदना होगा उसके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है। इज इट समथिंग लाइक जैसे फिजिकल वर्ल्ड में होता था, मतलब 20 साल पहले वो सोने घड़ी के ऊपर सोना लगा दिया तो सम पीपल वर सेइंग इसको कौन ही खरीदेगा, 1 लाख भी नहीं जाएगा, बट नाउ इट इज गोइंग इन क्रोर्स। तो इज इट समथिंग सिमिलर? बिल्कुल, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर। इट्स लाइक जैसे देखिए फेरारी है, फेरारी गाड़ी ऑब्वियसली अच्छी है। अगर मैं फेरारी को किसी और कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट किसी और भी नॉर्मल कंपनी के साथ कंपेयर करूं, क्या गाड़ी उससे बेटर है? बट क्या उससे 100 गुना बेटर है कि उसके 100 गुना प्राइस होता है? नहीं। बट फेरारी का प्राइस 100 गुना क्यों है? क्योंकि एक स्टेटस सिंबल है। जिसने फेरारी खरीद ली उसका तो ये है कि भाई ये लाइफ में कुछ है। क्योंकि आप अगर किसी को देखोगे जो फेरारी से निकल रहा है, चाहे उसके फादर के पास पैसे हो, उसकी फैमिली के पास हो, या वो खुद रिच हो, आपको ये तो पता चल गया एक झटके में कि दिस पर्सन इज समवन। तो अंशुल जी, लेकिन फरारी की प्राइस उसकी कंपनी डिसाइड कर रही है, एनएफटी के प्राइस कैसे डिसाइड हो रहे फिर? एनएफटी के प्राइस हम लोग सब डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एंगल ढूंढ लिया लोगों ने कि उन्होंने कहा कि यार इसको मार्केट को ही डिसाइड करने दो कि क्या प्राइस है। अब मार्केट का प्राइस इवेंचुअली तो राइट प्राइस होता है कि जो खरीदने को तैयार है जिस प्राइस पे वो है। लेकिन ब्यूटी दूसरी ये भी है कि हर एनएफटी एक दूसरे से अलग उन्होंने डाल दिया कि ये रेयरिटी अलग है, ये जिसने चश्मा पहना है उस एनएफटी ने वो एक ही है जी 10,000 में। उसकी वजह से लोगों को लगा यार चश्मे वाला चाहिए मुझे। तो आपका थोड़ा इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी आ गया। जैसे घर होता है, हम घर में गए, हमने कहा यार मुझे वास्तु के हिसाब से ये वाला चाहिए, किसी ने कहा कि गार्डन ऐसा चाहिए, किसी ने कहा स्विमिंग पूल भी डाल दो। अपनी पर्सनल प्रेफरेंस का ऑप्शन भी आ गई और एक ये एस्पेक्ट भी आ गया कि मार्केट में प्राइस डिसाइड होगा, बढ़ा तो बहुत जल्दी बढ़ेगा, नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा। अच्छा, लेकिन इसी पे आई होप आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक को भी ये सवाल आता है। तो अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम पढ़ा था कि जैक डॉर्से जो कि ट्विटर के फाउंडर है, उन्होंने अपनी एक ट्वीट आई गेस $2.1 मिलियन पे बेची थी बिकॉज वो फर्स्ट ट्वीट था। अब काफ़ी सारे मेरी जनता का भी ये सवाल आया था कि यार वो ट्वीट को अभी मैं गूगल इमेजेस में सर्च करता हूँ तो वहाँ तो आ जाता है, तो किसी व्यक्ति ने $2.1 मिलियन दिए क्यों? वो तो बेवकूफ़ था ऐसे बोलते। तो इसका क्या रीज़न था, मतलब व्हाट कुड बी द रीज़न? देखिए, आप उस ट्वीट को खरीदने के लिए उसकी एक इमेज नहीं खरीद रहे। ऐसे तो मोनालिसा की पेंटिंग आप कितनी भी ले लो फेक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो बनाने को मैं किसी और फरारी वाले को भी बोलूं कि मेरी गाड़ी दिखा दे फरारी जैसी, वो बना लेगा। हाँ, वो मेकओवर टाइप कर देते हैं। वो मेकओवर टाइप करके दिख जाएगी फरारी जैसी। आप जीन्स खरीदते हो, पेपे ली कूपर की जीन्स में आपको ब्रांड मिल जाता है अगर आपको दिखाना है। अब उसकी क्वालिटी क्या है ये तो आपको पता ही है, पहली बात। दूसरी बात, एनएफटीज वगैरह में सबको पता है वो, इसलिए क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है कि ये जो प्रोवेनेंस बोला जाता है कि इसकी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि सच है फेक है कि नहीं, ये सबको दिख जाएगा ओपनली, राइट? तो अब खाली ये नहीं है कि मैंने जीन्स पे ली कूपर लगवा रखा है, वो खाली मुझे पता है कि असली है कि नहीं। अब ये सबको दिखेगा कि ये असली है कि नहीं। अगर मैंने जैक डॉर्सी का ट्वीट कॉपी करके एक अपनी एनएफटी बना ली और बोल दिया ये मेरी है, लोग आराम से ढूंढ सकते हैं कि ये ओरिजिनल वाली है या ये नकली वाली है, और वैल्यूज की वो है। ओके, सो बिकॉज ऑफ आपने जो स्टार्टिंग में एक सेशन में बोला था कि एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, उसी के चक्कर पे, राइट? बिल्कुल। तो वो यूनिक आइडेंटिटी से लोग बता सकेंगे कि यार ये वो था जो एक पीस ऑफ हिस्ट्री जिसने ओन करी, कि पहला ट्वीट, वो भी जैक डॉर्सी जैसी सेलिब्रिटी एंड ग्रेट एंटरप्रेन्योर का, कि ये ओरिजिनली इसके पास है और वो आप वेरीफाई कर सकते हो। तो उसकी वैल्यू ये है। आज मैं चाहूं मैं वो लगा दूं, लेकिन आप एक ही मिनट में ढूंढ लोगे कि क्या ये अंशुल के पास है या असल में ये एमी बना रहा है। लेने के देने और पड़ गए, लोगों को पता चल गया ये तो फेक ट्वीट लगा रखा है इन्होंने सिर्फ अपना नाम करने के लिए। जो पहले पता कराना, आज अगर मैं आपको दिखाऊं कि यार मोनालिसा पेंटिंग मेरे पास है अभिषेक जी, आप अनलेस आर्ट एक्सपर्ट हो आप शायद ना बता पाओ, लेकिन यहाँ पे ब्लॉकचेन की वजह से आप एकदम बता पाओगे कि सच क्या है।
ओके, इट्स मोर लाइक जैसे एक तरीके से आधार कार्ड असाइन कर दिया एक तरीके से, नॉट एग्जैक्टली बट एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है कि भाई ये अंशुल का ही है, ये अभिषेक का ही है। ओके बिल्कुल। ओके पर मुझे इसी से एक आया, ठीक है यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गई, बट मैं थोड़ा लाउड सोच रहा हूँ मेटावर्स के हिसाब से। ठीक है, जब भी डिजिटल वर्ल्ड आता है ना तो एक डर आता है थोड़ा हैकर्स का, और मैंने आजकल कुछ नई चीज़ें पढ़ी हैं, आई एम नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, डार्क वेब और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पढ़ ली है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इज इट गोइंग टू हैव सम इम्प्लीकेशन, मतलब मेटावर्स में कुछ हो सकता है इन सारी चीज़ों से? या देखिए, मैंने जैसे पहले बोला कि जो टेक्नोलॉजी है वो जो हमारी ह्यूमन एक्चुअल बिहेवियर है उसी को हेल्प करने के लिए बनी है, राइट? अब ये वो वाली बात है कि बंदूक से आप अपने आप को बचा भी सकते हो, बंदूक से लोगों को मार भी सकते हो। तो सिमिलरली कोई भी टेक्नोलॉजी है वो अच्छे काम के लिए भी यूज हो सकती है और खराब के लिए भी। टेक्नोलॉजी वो काम नहीं बनाती, राइट? तो जो भी डार्क वेब में चीजें हो रही हैं कि अगर कुछ इलीगल चीजें बिक रही हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, वो इसलिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने उसको एनेबल किया है, वो तो हमारा एक कुछ लोगों का ह्यूमन डिजायर है जो ये करना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी जो बनती है वो अच्छे लोग भी यूज कर सकते हैं और खराब भी यूज कर सकते हैं। तो क्या मेटावर्स में खराब लोग आएंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इंटरनेट पे क्या खराब लोग नहीं है? बिल्कुल हैं। ऑर्कुट अगर लोगों को याद हो, जो गूगल ने खरीदा था, उसका एक डाउनफॉल ही ये था कि ब्राजील और इंडिया में कुछ खराब चीजों के लिए ऑर्कुट यूज होने लग गया था, राइट? अगर हम देखें तो कई कई चीजें इस खराब चीजों की वजह से खराब भी हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि साइबर बुलिंग है या गंदे कमेंट्स हैं वो ट्विटर इंस्टाग्राम पे लोग नहीं लिखते, जो ह्यूमंस लिखते हैं। अब टेक्नोलॉजी का आइडिया क्या है कि इसको हम एक ऑटोमेटेड तरीके से कैसे हटा सकते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। कुछ जो लॉज हैं, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि यार कुछ तो लॉज और रेगुलेशन आने चाहिए जिससे कि हम चांस कम कर सकें ये खराब चीजें होने का। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि खराब चीजें होने का चांस है, लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, वो आप अच्छे के लिए भी यूज कर लो, खराब के लिए भी यूज कर लो। ये तो एक टूल है, टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है कि खराब काम हो रहा है उस पर। खराब काम लोग करना चाहते हैं और वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ओके अंशुल जी, इसी से एक रिलेटेड मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आया। मैं एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक में लिखा हुआ था कि आने वाले 10-15 साल में जो फिजिकल लेबर है वो सब रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो डिजिटल। आई गेस 10 years लिखा था उसमें, तो मैं भी सोच रहा था यार क्या हो रहा है। तो उसमें विल मेटावर्स, NFT, ऑल दीज प्ले अ क्रूशियल रोल? इफ येस, हाउ आर दे गोइंग टू क्रिएट करियर अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज? ऑल्सो आप इस हिसाब से भी बोलिए, बिकॉज मैं इसी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए। क्योंकि 30 साल पहले मैं जो मतलब हमको जो सुनने में आता था, ओनली 2 lines आर देयर, आइदर आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। फिर उसके बाद 20 साल पहले आपको सिर्फ MBA करना है। फिर 10 साल पहले इफ समवन वाज टेकिंग डिजिटल मार्केटिंग, लोग बोलते थे अरे क्या कर रहा है। एंड 5 years बैक सेम वाज हैपनिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, कि क्या इन्फ्लुएंसर, क्या भाई क्या करना है, तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर वही होता है जो टीवी पे आता है। बट एवरी टाइम कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को लेके कन्विंस्ड हूँ कि यार मेटावर्स इज द फ्यूचर, बट देन आई वॉन्ट टू नो कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर आ सकती हैं फॉर यू। राइट, तो मैं पहले इसको ये बोलूंगा कि ये डिजिटल अपॉर्चुनिटी और एंड मेटावर्स जिसका फ्यूचर है, ये इतनी बड़ी क्यों है, राइट? तो इसके बारे में मैंने भी एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए हमारी जो नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स भी हैं और एक माइंड की नीड्स भी होती हैं अलग अलग, राइट? तो जो फिजिकल नीड्स है, या मुझे खाना चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे घर में रहना है, वो एक लिमिटेड नीड्स है। मैंने खाना खा लिया, पेट भर गया, अब जब नेक्स्ट भूख लगेगी तभी खा सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि दिन भर बैठ के खाना अच्छा है तो मैं खाता रहूंगा क्या 20 घंटे तक, नहीं। लेकिन अगर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए और मेरे माइंड को डोपामीन और ये अलग अलग किस्म के हार्मोन्स मिलके मुझे खुशी मिल रही है, तो खुशी एक अनलिमिटेड चीज है। तो अगर मुझे खुशी चाहिए, लोगों से कनेक्शन करने से अच्छा लगता है, एक पजल सॉल्व और एक चैलेंज सॉल्व करने से अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगने की कोई लिमिट नहीं है। वो मैं दिन में 24 घंटे चाहूंगा कि मेरे साथ होता रहे। तो ये जो डिमांड्स हैं और ये जो नीड्स है मेरी, इनफाइनाइट है, इनकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए जो डिजिटल वर्ल्ड है जहां पे आपको मेरी जो माइंड की जो नीड्स हैं ये इनफाइनाइट है, तो इस वजह से आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इकोनॉमी बनती है, इस वजह से ये एक अनलिमिटेड पोटेंशियल की इकोनॉमी है, राइट? और जैसे हमने बात की पहले कि इंटरनेट का एक नेक्स्ट एवोल्यूशन, जो नेचुरल एवोल्यूशन है,
वो ये Web3 और मेटावर्स ही है। तो कल को आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस बनाना है, आप कॉफी भी बेचेंगे तो इन मेटावर्सेस के थ्रू ही बेचेंगे। आप जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, आपकी ऑडियंस आपको ज्यादातर इन मेटावर्स के थ्रू ही देखेगी। आप फिर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो मेटावर्स में ही करेंगे। आप एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो इन मेटावर्स से ही रिलेटेड होगा। तो ये जो फ्यूचर का एंगल जा रहा है, ये उसी के थ्रू है। आपने बात बिल्कुल ठीक बोली। आज से 10 साल पहले कोई बोलता कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, 5 साल पहले भी बोलता, तो लोग कहते दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। आज लोग कहते अरे वाह इन्फ्लुएंसर, भाई वाह क्या बात है, क्या विजन थी आपकी, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही आज से 5 साल 7 साल बाद लोग बोलेंगे भाई वाह Web3 में आप बन गए, आपने डिजिटल मार्केटिंग कर ली Web3 के अंदर, आप इन्फ्लुएंसर बन गए Web3 के अंदर, कम्युनिटी बनाना आ गया आपको Web3 के अंदर, प्रोडक्ट्स बेचने आ गए, कमाल हो गया, क्या कर रहे हैं आप। तो चाहे आप डेवलपर हो टेक्नोलॉजी के, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप मार्केटिंग के पर्सन हो। और देखिए मार्केटिंग भी कैसे बदलेगी। डिजिटल मार्केटिंग आई क्योंकि फेसबुक और एसईओ की वजह से आपको एल्गोरिथम समझना आ गया था। अब वो एल्गोरिथम का गेम खत्म, क्योंकि डेटा मैं शेयर करूंगा कि नहीं ये आपको नहीं पता, क्योंकि अब वो ऑटोनॉमी और जो चॉइस है वो हर यूजर के पास आ गई। तो मार्केटिंग का गेम वापस बदलेगा, राइट। पहले अलग था, जब यूनिलीवर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपको बेचते थे तो अलग मार्केटिंग थी, जब गूगल एसईओ आया तो अलग हुआ, जब फेसबुक आया तो अलग हुआ, जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुई तो अलग हुई, और अब जो Web3 की मार्केटिंग होगी जिसमें आपको कम्युनिटी पे डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी, तो वो मार्केटिंग अलग है और एक अलग तरीके से उसको ग्रो करना पड़ेगा। आजकल जैसे बहुत अटेंशन है डिस्कॉर्ड के ऊपर, रेडिट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जहां पे ये कम्युनिटीज डायरेक्टली बन रही हैं, तो उसको समझने के लिए और उस मार्केटिंग को करने के लिए भी अलग स्किल सेट चाहिए होगा। अगर आप एक डेवलपर हो, टेक्नोलॉजी कर रहे हो, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप ब्लॉकचेन को इंक्लूड करोगे, इथेरियम बिटकॉइन पे चीजें बनाओगे, इसमें टेक्नोलॉजी भी थोड़ी इवॉल्व कर गई, तो आपको अलग स्किल सेट सीखना पड़ेगा। तो हर एंगल अलग है। अगर आप फाइनेंस के पर्सन हो तो क्रिप्टो फाइनेंस अलग आ रहा है। अब पहले आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते थे और ऑयल और करेंसीज में इन्वेस्ट करते थे। अब क्रिप्टो फाइनेंस अपने में एक बहुत बड़ी मार्केट बन रही है, राइट। आज सिर्फ $3 ट्रिलियन की है, लेकिन ये अपने में, अगर ये Web3 में आप बिलीव करते हो तो ये मार्केट भी बढ़ेगी। तो जो फाइनेंस के लोग हैं उनको भी एक अलग एंगल से समझना पड़ेगा। तो चेंज तो आ ही रहा है, और इसमें ये सबसे पहले Web3 को समझना। इसमें इंटरेस्टिंग चीज, मैं सिर्फ एक लास्ट ये बोलना चाहूंगा इस पॉइंट के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सबके लिए नया है, राइट। तो बढ़िया बात ये है कि अभी जिसको पता भी है उसको शायद 1 साल 2 साल पता है, राइट। तो ये नॉलेज ऐसा नहीं है कि अरे यार वो उसने PhD कर ली इसमें, नहीं, सब नए हैं। तो मार्क जकरबर्ग को भी मैं ये कहूंगा कि यस वो विजनरी है, फेसबुक है, बड़ा पैसा है, लेकिन वो अपने ड्रॉबैक्स के साथ भी आता है। फेसबुक है तो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो बना रहा है वो ही बने। इनफैक्ट हर टेक्नोलॉजी चेंज में जो कंपनीज पहले बड़ी थी वो बड़ी नहीं रहती नई टेक्नोलॉजी चेंज के बाद। आप टेलीकॉम चेंज हो, एग्रीकल्चर हो, इंटरनेट, Web 1 हो, Web 2 हो, सब में देख लें, हमेशा बदलता है और ये बदलेगा ही। तो आज जो भी लोग सुन रहे हैं, अच्छी चीज ये है कि आप भी जकरबर्ग बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं कोई भी बन सकता है। तो ये एक नए टेक्नोलॉजी चेंज का एक ब्यूटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। जो बड़ा है उसका रिस्क है कि वो जा सकता है, और जो हम जैसा नया काम कर रहा है वो बड़ा भी बन सकता है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिकॉज मैं जब स्टडी कर रहा था बिलियनर्स की स्पीड, मतलब कितने जल्दी लोग बिलियनर बन रहे हैं, तो जैसे 40 ईयर्स पहले सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे जो बहुत सालों साल करते थे, इन द लेट 50s और 60s दे यूज्ड टू बिकम मल्टी मिलियनर और बिलियनर। फिर एक टाइम आया जब थोड़ा जल्दी हुआ, फिर इंटरनेट आया, एंड नाउ वी कैन क्लियरली सी देयर आर पीपल इन देयर अर्ली 30s ऑल्सो या लेट 30s हु आर टर्निंग इनटू दिस थिंग। सो यू वांट टू से दैट मेटावर्स में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना कि घटेंगी फॉर पीपल, राइट? अरे एब्सोल्युटली, आई थिंक हर टेक्नोलॉजी चेंज में, देखिए चेंज फंडामेंटली हो सकता है कि हमें अच्छा ना लगे, बिकॉज कोई भी चीज अगर हमें कल नई सीखनी पड़ती है, एक थोड़ी सी हिच होती है, देयर इज अ रेजिस्टेंस टू इट, राइट। लेकिन दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो मैं कह रहा हूँ, सब लोग हम एक ही लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए इंडिया, हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम ही इसके लीडर्स बने, राइट। मैं जानता हूं ऑलरेडी कुछ टीनेजर्स को जिनके पास क्रिप्टो पंक्स हैं, जो ऑलरेडी 3-4 मिलियन की वेल्थ पे बैठे हैं, राइट।
तो लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यार हो सकता है, देखिए लक तो चाहिए ही होती है सक्सेसफुल होने के लिए। अब वो कितने लकी थे, कितना उनका अकल था, उस बात पे नहीं जाते, लेकिन पैसा बनना, अपॉर्चुनिटीज, अपना करियर बनाना, वेल्थ बनाना Web3 में बहुत ज्यादा होंगी कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन राइट नाउ। इसलिए आई गो बैक टू दैट कि माइंड की जो नीड है वो इन्फानाइट है। तो ये वो नहीं है कि वो जीत गया तो मैं नहीं ले सकता। इन्फानाइट मार्केट में हम सब कमा सकते हैं पैसा, कोई टेंशन नहीं है। वाओ गाइस, बाय द वे, ये अंशुल जी जितनी पॉसिबिलिटीज की बात करें अबाउट एनएफटी एंड एवरीथिंग, इन लोगों का एक डिस्कॉर्ड का सर्वर भी है, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री है ना अंशुल जी? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एकदम फ्री। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज मैं पिन भी करूंगा दोस्तों। तो आप लोग बिंदास उधर जाओ, बिकॉज ये कंसेप्ट मुझे खुद इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहली बात तो ये बात करते करते मैं खुद अभी कमेंट सेक्शन में होता तो मैं ओपी अंशुल लिखता, बट द थिंग इज इट्स सो इंटरेस्टिंग, सो मेक श्योर आप वो भी चेकआउट करो। बट अंशुल जी मैं अभी भी आपको जाने नहीं दूंगा बिकॉज क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। ओके, आई होप इट्स कंप्लीटली फाइन, है ना? हाँ जी बिल्कुल। मैंने कुछ वार्तालाप की थे, मैंने कुछ डिस्कशंस किए थे मेरी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था मेटावर्स और एनएफटी पे। उस पर कुछ कमेंट्स आए कि मेटावर्स तो स्कैम है। तो मैं स्ट्रेट अवे उधर, आपके पास कोई एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि यार ये तो मेटावर्स तो पूरा स्कैम है यार, आप उसको क्या आंसर देंगे? हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई वेदर इट इज अ स्कैम और नॉट? मैं तो हमेशा यही बोलूंगा कि जब भी कोई नई चीज आती है, हाँ, और इसमें ये कोई गलत नहीं है, जिनको ये लगता है ये स्कैम है वो भी थोड़े जस्टिफाइड हैं ये बोलने के लिए, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है एक ऑब्वियस सी बात होती है कि हमें लगता है कि यार ये नई चीज है, होगी भी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी बड़ी होगी। एंड जब भी कोई नई चीज आती है और उसके लिए एक्साइटमेंट होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो उसको यूज करके स्कैम भी कर देते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आई थिंक सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नई चीज आ क्या रही है, इसका फंडामेंटल है क्या, और फिर आप अपना व्यू बनाइए कि क्या ये एक्चुअली में, जो मुझे लगता है और जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पूरी टेक्नोलॉजी और पूरे इंटरनेट को बदलने वाला है, क्या ये वो चीज है या नहीं। और अगर आपको नहीं लगता तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेट तो कुछ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिलीव करता हूं तो 100% ही होगा, बट मेरा अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बहुतों का है, कईयों का नहीं होगा। असल में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। तो आपने एक चीज कही, ये एक बहुत अच्छा दिया आपने, मतलब आप एकदम बिकॉज मैंने एक देखा एकदम एक्सट्रीम व्यू होता है। कोई बोलता है कि यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है, और कोई बोलता है ये बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं है। अब मेरा ना एक चीज़ से दिमाग खराब हुआ था, मैं बताता हूँ ऑनेस्टली। मेरा एक फ्रेंड है, ही टोल्ड कुछ 7,000 रुपीज़ का उसने कुछ लैंड खरीदा था ऑन दिस थिंग, एंड ही कम्स बैक टू मी एंड ही सेज कि पहले तो 3-6 महीने या कुछ मंथ्स कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हार्डली एनीथिंग वाज हैपनिंग, एंड सडनली ही कम्स अप टू मी एंड सेज वो 20 टाइम्स हो चुका है। एंड ही सेड कि कुछ लैंड खरीदा था इन दिस मेटावर्स ओनली एंड ऑल। तो पहली चीज़, क्या हम लोग लैंड वैंड भी खरीद सकते हैं ऑन मेटावर्स, एंड व्हाट एग्जैक्टली ही डिड, क्या किया तो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे समझना चाहूँगा बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस टू मी। या तो देखिए, कुछ लोग इसको जिस तरीके से बना रहे हैं, अब डिजिटल वर्ल्ड है, आप कुछ भी बना सकते हो, ये उसके एक फायदा भी है। एंड लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा उसको आसान करने के लिए वो कह रहे हैं कि यार जैसे किसी से भी बोलोगे यार रियल एस्टेट खरीदनी है, क्या रियल एस्टेट लैंड की वैल्यू होती है, सब बोलेंगे यार बिल्कुल होती है, क्योंकि अर्थ में लैंड लिमिटेड है, पर्टिकुलरली जिस लैंड पे लोग रह सकते हैं वो और भी लिमिटेड है, पर्टिकुलरली जो जगहों पे लोग आ जाते हैं वो और भी लिमिटेड है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब दिल्ली की वैल्यू इसलिए नहीं है कि दिल्ली में कुछ और है, बट लोग इतने सारे हैं, एक वो नेटवर्क बन चुका है कि जॉब्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, ट्रैवल करने के साधन हों, रेस्टोरेंट्स वगैरह हों, वो सब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो ये एक बेचने का तरीका हो गया कि लोगों ने डिजिटल वर्ल्ड में कहा कि यार लैंड खरीद लो, वो लैंड लिमिटेड ही बेचेंगे हम। अब वो लिमिटेड क्यों है लैंड डिजिटल वर्ल्ड में? मेरा ये मानना है कि उन्होंने बस क्रिएट कर दिया, राइट? वैसे टेक्निकली इनफाइनाइट होनी चाहिए लैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लैंड की, क्या लैंड की असल में वैल्यू है? नहीं। लैंड की वैल्यू, चाहे वो रियल लाइफ हो या डिजिटल लाइफ हो, लैंड की वैल्यू यही है कि क्या लोग आएंगे वहां पे, क्या लोग आके अपना बिजनेस करेंगे, क्या लोग आके अपना टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट का ये लगता है कि यार हाँ, इस प्रोजेक्ट में वो बात है फ्यूचर में कि मेरे हिसाब से और मेरे जैसे और लोग भी देखेंगे कि इसी प्रोजेक्ट पे हम आएंगे, हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में गेम अच्छा है,
इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस प्रोजेक्ट का थीम अच्छा है, नंबर ऑफ रीजंस की वजह से लोग आएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, इवेंचुअली इस पे बिजनेस बढ़ेगा, तो उस लैंड की वैल्यू है, राइट? अभी क्या हो रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि यार रियल लाइफ में लैंड की वैल्यू होती है, यहाँ तो 7,000 रुपए में लैंड मिल रहा है, न्यूयॉर्क में 7 मिलियन में मिलता था, 7,000 रुपए में खरीद लेता हूँ, हो सकता है बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है, थोड़ा स्पेक्यूलेशन है, थोड़ा सा गैम्बलिंग है। मैं मेरे हिसाब से मैं किसी लैंड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता, ना ही मुझे लगता है कि ये सही तरीका है कि आप एक अननेसेसरी लैंड बना दो। तो हम ज़ायन वर्स में कोई लैंड नहीं लॉन्च कर रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे लैंड बेकार हैं, बट अगर आपको ये लगता है कि उस प्रोजेक्ट की वैल्यू है, लोग आएंगे, नेटवर्क इफेक्ट होगा, बिजनेस बड़ा बनेगा, तो लैंड की वैल्यू होगी। तो अगर आपको वो लगता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, पैसा बन सकता है। बट इन जनरल ये सिर्फ एक किसी चीज को लिमिटेड करने से वैल्यू बढ़ाना, ये एक जनरल एज अ प्रिंसिपल ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, और ना ही इस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज तो मैं अंशुल की पेंटिंग ही बेच दूं, वो एक ही। हाँ राइट, वही मेरे को भी वो चीज समझ में नहीं आया। तो यू आर सेइंग कि अभी फिलहाल के लिए ये स्पेक्यूलेटिव चल रहा है, नियर फ्यूचर मे बी इट बिकम्स हार्डकोर दिस थिंग। ओके, तो मुझे एक बात बताइए कि ज़ायन वर्स में वन प्रोडक्ट आई नो इज लक्ष्मी एनएफटी। इसके अलावा आप लोग और किस किस एरिया पे वर्क कर रहे हैं? व्हाट इज योर एम्बिशन एज आई आस्क्ड बिफोर? क्या है आपका प्लान? या बिल्कुल, तो देखिए अभी हम एक गेम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा रणभूमि, जिसका पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कुरुक्षेत्र के क्लैंस और ट्राइब्स के थ्रू। हम और डिटेल थोड़े ही दिनों में और बताएंगे पूरी कम्युनिटी को। तो ये गेम हम लॉन्च करेंगे मार्च में, जो आप एंड्रॉयड ऐप के थ्रू खेल सकेंगे, और हम इसके अराउंड और भी NFTs लॉन्च करेंगे। हमारा पूरा जो एक आइडिया होगा NFTs का, वो वैसे ही होगा जैसे कि लक्ष्मी NFT में था, कि आप आएंगे, आपको सिर्फ स्पेक्यूलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, जो कि हम वो पैसा लेके एक और क्रिप्टो फाइनेंस स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको एक एक्चुअल रिटर्न्स भी देंगी। और अगर आप अपनी NFTs को गेम में यूज करेंगे तो आप और भी एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं और भी पैसा कमा सकते हैं। तो यही उसी फिलॉसफी से ही हम ये गेम भी लॉन्च करेंगे मार्च में। जून में हम एक और गेम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक ऑब्स्टिकल कोर्स, मतलब एक गेम होगा जिसमें आप दौड़ेंगे एक दूसरे के साथ, एन ऑब्स्टिकल कोर्स होगा, जैसे फॉल गाइज में है, जो एक गेम बड़ा पॉपुलर हो गया है। और फिर सितंबर इस साल में हम लॉन्च करेंगे, जहां पे आप अपने गेम्स बना सकें, जैसे कि आप माइनक्राफ्ट में आसानी से बना सकते हैं, अपना घर बना सकें, अपनी एरिया बना सकें, और अपने गेम्स मैप्स बना के औरों को दे सकें। तो ये हमारा प्लान है इस साल का, जो हम लॉन्च करना चाहेंगे। और हम अलग अलग NFTs और सब कुछ अराउंड इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और माइथोलॉजी ही होगा, उसको हम हर 3 महीने में लॉन्च करते जाएंगे। सो आपका USP जितना मेरे को समझ में आ रहा है, इट्स टूवर्ड्स इंडियन कल्चर, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज काफी सारे लोग बाहर का ही कर रहे हैं, बट आप बहुत ज्यादा फोकस। इसके मैंने जैसे पहले बोला, इसके दोनों एंगल हैं। मैं आई एम अ लवर ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, राइट? मैं बचपन से ही मैंने सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, मार्वल, DC, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, टिंकल, मैंने सारी चीजें पढ़ी हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता है। और जब मैं ये बचपन से कहानियां सुनते आया हूँ, आई हैव ऑल्सो ग्रोन, मुझे सबसे ज्यादा जो इंडियन कल्चर वगैरह के बारे में पता चला ऑब्वियसली हमारे फेस्टिवल्स के थ्रू चला, और जो दूसरा हमें देखने को मिला वो महाभारत, रामायण TV सीरियल्स देखने को मिला। तो मैं भी एज अ बच्चा वहां पे बैठा होता था कि एक तीर आ रहा है, इधर से तीर आया, उधर से तीर आया, वो तीर टकराते गए, और हम भी ऐसे बैठे हुए कि क्या होने वाला है। ये स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, राइट? और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे मैंने अमीश त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक को पढ़ा, मुझे लगा कि यार ये जो एक तरीका है हमारी कल्चर और हिस्ट्री को लेके एक अच्छी स्टोरीज लिखने का और उसको ग्रास्प करने का, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं ये पॉपुलैरिटी देखूं इन बुक्स की, कुछ कॉमिक्स आई हैं, स्पॉटिफाई पे कुछ पॉडकास्ट हैं, तो मुझे दिख रहा है कि जो करंट जनरेशन है उसका इंटरेस्ट, बिकॉज उनको फेस्टिवल्स में, कहानियों में ये पता चलता है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। तो एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं इसको बनाऊं, एंड B, मुझे लगता है इवन एज अ बिजनेस ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको एक्सपैंड करें, क्योंकि अस एज इंडियंस अगर 2 चीजें हैं जिससे हम सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं, तो एक तो है अपना इंडियन कल्चर और हिस्ट्री, और एक है क्रिकेट।
क्रिकेट से अभी हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंडियन कल्चर और हिस्ट्री एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं इसको ये भी बोलूंगा कि ये खाली पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। और अगर आपको पर्सनल प्रेफरेंस प्लस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो एक ही हो, तो इससे बेटर कोई चीज हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। वाओ, मतलब बहुत ही शानदार आपने ये बोला है। एंड अंशुल जी, आप बार बार एक चीज़ रेफर कर रहे हैं कि ये जो NFT है, जो मेटावर्स है, इसमें आप क्रिप्टो बार बार ला रहे हैं। ये इसमें कौन सी क्रिप्टो करेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, मतलब विच आर द मेजर वंस, ताकि जो हमारे क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं जो ये देख रहे हैं उनको भी पता लगे कि हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर क्रिप्टोज इन NFT और मेटावर्स में लग रहे हैं तो वो क्रिप्टोज की भी मेरे हिसाब से डिमांड रहेगी आगे चल के। तो कैन यू जस्ट पुट सम लाइट ऑन दैट? श्योर। सो देखिए, वन ऑफ द थिंग्स जो हम हमेशा करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आपने हमसे ये पूछा कि हमारा जो एक इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत भारी एक फंडामेंटल है, और जो दूसरा फंडामेंटल है कि हम ये जो NFT और मेटावर्स है उसको हम एक स्पेकुलेशन ना रखें खाली, राइट? ठीक है। तो हमने लक्ष्मी NFT में भी करा है कि आपको हर मंथ अगर आप उस NFT को स्टेक करेंगे, उसको कंपनी के साथ ही रखेंगे, तो आपको एक रिटर्न मिलता जाएगा हर महीना, और वो रिटर्न आपको मिलेगा USDC में। ये एक USD डॉलर कॉइन है जिसकी वैल्यू $1 ही रहती है हमेशा, राइट? तो इसमें ये वाला स्पेकुलेशन नहीं है कि अरे वो इथेरियम $5,000 चला गया, अब 3,000 हो गया, अब 1,000 हो गया, अब 10,000 हो गया। तो हम ये स्पेकुलेशन वाला एलिमेंट को कम करके रियल वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू को ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो हमारी नेक्स्ट NFT भी आएगी उसको आप US डॉलर कॉइन USDC से ही खरीदेंगे, उसके रिटर्न्स भी आपको उसी में मिलेंगे, सो दैट जो आपकी वैल्यू है आपको ये ना लगे कि आप एक गैम्बल लेने के लिए आ गए। अगर आप गैम्बल लेना चाहते हैं, ज़ायनवर्स आपके लिए नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं Web3 में और एक प्रॉपर स्टेडी रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़ायनवर्स है। और ये हम जो NFTs हैं उसमें हमेशा एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का एस्पेक्ट होगा कि जो आप एक रियल वैल्यू भी कमा सकें एंड गेमिंग से उस वैल्यू को और भी बढ़ा सकें। यही एक दूसरी हमारी पिच है सब लोगों के लिए। वाओ, ओके। सो अंशुल जी, एटलीस्ट बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे थॉट्स तो बहुत सारे क्लियर हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेटावर्स, विथ रिस्पेक्ट टू NFT और ये क्या सीन है। एंड इनफैक्ट जहाँ तक मुझे समझ में आया कि हमें इस चेंज से डरना नहीं चाहिए, हमको इसको एम्ब्रेस करना चाहिए यार, दिस इज़ द फ्यूचर। तो जो आई थिंक इधर भी अर्ली बर्ड एडवांटेज होगा, जो एज एन इन्वेस्टर हो, एज अ डेवलपर हो, एज अ आर्टिस्ट हो, जो पहले इस मौके को ग्रैब करेगा वो ऑब्वियसली सबसे, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने बिटकॉइन और इथेरियम में पहले इन्वेस्ट किया था, दे वर द वंस हु एक्चुअली रीप द हाईएस्ट रिवॉर्ड्स। एंड लाइकवाइज आई गेस मेटावर्स के भी कंसेप्ट में जो पहले का, एम आई गेटिंग इट राइट ऑन दिस? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये बात, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये जरूर होगा कि द अर्लियर यू आर, एक तो आपको नॉलेज बेस आप जल्दी से ग्रो कर पाएंगे, जैसे जैसे मार्केट चेंज होती जाएगी आप उस चेंज को जल्दी से पता कर पाएंगे, एंड इस चेंज में ही सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो चाहे वो आपको ये लगे कि हाँ आज इथेरियम, पॉलीगॉन, जिस भी करेंसी में आपको पैसा डालना है, चाहे ज़ायनवर्स जैसे नए इकोसिस्टम्स आ रहे हैं, आपको उनमें इन्वेस्ट करना है, उनका पार्ट बनना है, या अलग अलग और इकोसिस्टम्स आएंगे, जितना आप जल्दी इसको समझ पाएंगे और जितने आप इसके चेंजेस देखेंगे उतने ही आप ज्यादा इसके एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। तो आज से 5 साल बाद आपको बीट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि आपने अब 5 साल 6 साल की पूरी जो नॉलेज है वो गेन कर ली है। तो जितनी जल्दी आप इसमें आएंगे उतना डेफिनेटली जल्दी बेनिफिट होगा आपको, आपके करियर के हिसाब से भी, आपके इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी, और आगे आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं इसमें उसके हिसाब से भी। वाओ। सो अंशुल जी, आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज क्या होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम मोस्टली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत बात करते हैं कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, बट मेरा मानना है कि हर चीज़ का कुछ फ्लिप साइड भी होता है। इफ़ देर इज़ पॉजिटिव देर इज़ नेगेटिव। ऑल्दो हमने थोड़ा बड़ा सटनली टच किया है कि हाँ हो सकते हैं गलत चीज़ें, बट 2-3 एस्पेक्ट से जो मुझे पर्सनली लगता है शायद हो सकता है। तो डू यू थिंक जो ये पूरा मेटावर्स का वर्ल्ड है, जो ये NFT का वर्ल्ड है, उसका हमारे मेंटल हेल्थ पे, उसका हमारा माइंड पे, उसका हमारे मे बी, बिकॉज मुझे जो नेसेंट स्टेज पे समझ में आता था इट्स लाइक अ VR काइंड ऑफ थिंग जो हमको दिन भर आंख में पहनना पड़ेगा, तो विल दैट क्रिएट, तो आपको क्या लगता है इसके डार्क साइड क्या हो सकते हैं? आई मे नॉट हैव कवर्ड अ फ्यू एस्पेक्ट, बट आपके हिसाब से अगर 2-3 डार्क साइड की ये चीज़ें गलत हो सकती हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो सकती हैं आपके हिसाब से?
बिल्कुल। तो देखिए, एक तो हमने ये बोला ही है कि जब एक टेक्नोलॉजी चेंज आएगा तो कुछ लोग इसको गलत तरीके से यूज करेंगे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक डेफिनेटली डार्क साइड है। एक और जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो एक वेब3 का एक कॉन्सेप्ट और मेटावर्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो अब डिसीजन मेकिंग पावर है वो मेरे पास आ रही है, राइट? अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कैसे सिस्टम से इंटरैक्ट करना है, तो अगर पावर मेरे पास आ रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पास आ रही है। अभी तक जितने हमने जैसे सिस्टम्स में डील किया है, चाहे वो रियल लाइफ हो चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, हम एक अथॉरिटी और पावर किसी और को दे देते हैं। हम ये कहते हैं कि चाहे वो आरबीआई है जो डिसाइड करेगी कि रुपये के साथ क्या हो, गवर्नमेंट है जो लॉज डिसाइड करेगी, हमारी कंपनी है जो हमारे रूल्स डिसाइड करेगी, हमारे हेड ऑफ फैमिलीज हैं जो सारी चीजें डिसाइड करेंगे। अब अगर आपके पास वो पावर और अथॉरिटी आ रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आ रही है, राइट। तो मैंने ये जरूर देखा है कि ओवरऑल कई लोग कहते हैं कि यार ये पावर तो अच्छी है लेकिन मेरे ऊपर ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डाल देना, अगर कुछ गलत हुआ तो कोई और होना चाहिए जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसपे थोप सके, या जिसपे हम थोप अब वो नहीं हो पाएगा। अगर आपको अथॉरिटी चाहिए और पावर चाहिए डिसाइड करने के लिए कि आपके साथ क्या हो, तो आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते। अब आपको अपने आप एजुकेट भी होना पड़ेगा, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। और इसके लिए भी ना थोड़ी नेगेटिव साइड है, वो ये कि अब सबको इतना अवेयर होना पड़ेगा कि वो ये डिसीजंस ले सकें। तो क्या हम तैयार हैं ये चेंज के लिए, ये मुझे नहीं पता। अगर ये चेंज चाहिए तो इस चेंज के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। तो लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली क्या होगा कि इसमें स्कैम होने के तरीके क्यों है कि लोग आके कहेंगे यार तू मेरे पे विश्वास कर ले, तू ये कर दे जाके। अब वो कर देंगे कि XYZ के कहने पे मैंने ये कर दिया, लेकिन अब आप किसी अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते बोलने के लिए कि यार ये गलत हो गया मेरे साथ, अब मुझे बचा लो। वो ये कहेंगे कि यार इसमें हमारा कोई ना लेना देना ना हम कुछ कर सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन में जो हो गया वो हो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये अवेयरनेस एंड एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें भी लोगों को एक सतर्क रहना पड़ेगा कि जब तक मैं उस नॉलेज पे ना पहुंचूं मैं इसको ऐसे नहीं करूं। तो ये भी एक नेगेटिव साइड है। जो लास्ट में बोलूंगा, आपने बात ठीक बोली, ये एक बड़ी डिबेट है कि अगर आज हम ऑलरेडी 12, 13, 14 घंटे डिजिटली स्पेंड कर रहे हैं तो क्या मेटावर्स में हम और करेंगे? मेरा ये मानना है कि और नहीं करेंगे, क्योंकि भाई कुछ तो हम सोएंगे भी, कुछ तो हम रियल लाइफ में फैमिली के साथ भी बात करेंगे, बाहर भी जाएंगे ही, मूवीज भी देखेंगे ही, गाड़ी भी चलाएंगे ही, वेकेशन भी लेंगे ही। तो ये टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी जितना हम कर पाएंगे उस 12-14 घंटे में वो बढ़ती जाएगी। अगर आज हम ये सोचें आज से 10 साल पहले आप 10 आवर्स ऑफ इंटरनेट में कितना कर सकते थे वर्सेस आज, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आज से 10 साल बाद भी आप बहुत ज्यादा कर पाओगे उन 10 घंटों में, क्योंकि आपके पास जो टूल्स आएंगे, आपके पास जो नॉलेज आएगी टू बी एबल टू कैपिटलाइज अपनी एक्सपीरियंस पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हाउएवर यस, कुछ लोग इसको थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे कि यार वो दिन में 1 घंटा 2 घंटा ही सो रहे हैं और वो अडिक्ट्स हो गए, राइट? वो तो अभी भी होता है, फॉर एग्जांपल अभी भी होता है, सोशल मीडिया के अडिक्ट्स हैं लोग जो कर रहे हैं। तो वो भी मैनेज करना जरूरी है। जो इसका एक आएगा, कोई भी अच्छी चीज आती है वो लिमिट में ही अच्छी होती है। जैसे शुगर भी है, जैसे मैं यही कहता हूँ कि कोई ये नहीं बोलता यार शुगर खराब है, लोग बोलते हैं, लेकिन शुगर के बैन के लिए कोई नहीं बोलता, जबकि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग डायबिटीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हम सब कुछ बैन कर दें, शुगर कभी बैन नहीं करेंगे, राइट? बट शुगर ज्यादा खाना भी खराब है। इसका ये मतलब नहीं है कि शुगर ही खराब है, बट ज्यादा किसी भी चीज का, एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस, संतुलन होना बहुत जरूरी है। वाओ अंशुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कन्वर्सेशन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल थी। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड गाइस, एज आई सेड, वी आर टारगेटिंग सम लाइक्स, तो कंजूसी ना करना, मेरे लिए नहीं तो अंशुल जी के लिए दे देना। बट मैं अब इतना ज़्यादा मतलब आपसे बात करके ना मेरे इमेजिनेशन पावर कुछ ज़्यादा ही भग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे इवन जो सर्जरी होती है वो एक लेवल बढ़ जाएगी विथ मेटावर्स ऑल्सो, बिकॉज इट्स अभी तक हम सिर्फ कैम में देखते हैं, वो थोड़ा मूवी में देखा हुआ है कि कैम से देख रहे हैं, अब शायद उससे एक स्टेप अहेड चले जाएंगे। द सर्जन्स कैन ऑल्सो मेक आउट कि यहाँ पर क्या चीज़ है, इस तरह से आप करो, तो इंटरनेशनल सर्जन डायरेक्ट इंडिया में सर्जरी कर सकते हैं यहाँ के वहाँ। प्लस एजुकेशन का भी आई गेस एक अलग लेवल पे चले जाएगा वहाँ पे।
तो आई गेस इट वुड बी, अभी तक हम लोग घर शिफ्ट करते थे, ये शायद पूरा वर्ल्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑन मेटावर्स, इफ आई एम गेटिंग इट राइट अंशुल जी इन दिस? बिल्कुल, मैं इसको उसी एग्जांपल से बोलूंगा जो मैंने पहले बोला कि आप ये इमेजिन करिए कि ये डिजिटल कंट्रीज बन रही हैं, तो आप किन किन कंट्रीज का पार्ट हो सकते हैं और किन किन कंट्रीज में क्या क्या एक्साइटिंग चीजें कर सकते हैं। हम लोग सारे इस कंट्री के फाउंडेशंस ले कर रहे हैं और आप ऑलरेडी इसका पार्ट बन सकते हैं इन फाउंडेशंस को ले करने के लिए, और इस पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें हो सकती हैं, क्योंकि द एडवांटेज है टेक्नोलॉजी की कि क्या हम देख सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। और फिजिकल वर्ल्ड की तरह इसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। द ओनली कंस्ट्रेंट इज कि हम कितने इन्वेंटिव हो सकते हैं। तो इट इज अनलिमिटेड पोटेंशियल है और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, जिसपे आज हम सारे लोग सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। तो हम सभी इकट्ठे भी बड़े बन सकते हैं और बहुत बड़े भी बन सकते हैं। तो गाइज आप लोगों के पास भी मौका है मार्क ज़करबर्ग या फिर बिल गेट्स ऑफ दिस एरा बनने का, और ये मेटावर्स इस चीज़ को पॉसिबल कर देगा। तो अंशुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड यू गेव सच ब्यूटिफुल नॉलेज। ग्रेट, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। आपने हमें सुना, एंड आई होप इससे आपको भी फायदा हो और आपको अच्छा लगे। Thank you so much अंशुल जी, थैंक यू सो मच। गाइज एज आई सेड, इफ यू वांट कि मैं अंशुल जी को वापस अपने चैनल पे लेकर आऊँ, तो मेक श्योर आप कमेंट्स में बताइए। आपके अगर डाउट्स भी है ना कुछ मेटावर्स, एनएफटी, इन सारी चीज़ों को लेके, वो भी बताइए। और डिस्कॉर्ड सर्वर तो वैसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, मेक श्योर आप उसको चेकआउट करें। एंड गाइज अपना प्यार बरसाते रहिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। एंटिल देन, जस्ट लाइक एज ऑलवेज आई से, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।